कंसोलिडेशन एग्जाम्पल। मैं यहां पास दो कंपनी का आप लोग का बैलेंस शीट बना के देता हूं। एक मेरा होल्डिंग कंपनी जिसको हम लोग एक लैंग्वेज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी। अभी मत लिखो प्राची, वेट करो, वेट करो, अभी नहीं लिखना है। ये होल्डिंग कंपनी हो गया, एक हो गया आपका सब्सिडरी कंपनी। मैं दोनों को आप लोग को एक बेसिक बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं। होल्डिंग कंपनी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000, रिजर्व एंड सरप्लस है आपका 3,000, करेंट लाइबिलिटी है 7,000। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे कि फिक्स एसेट मशीन एंड ऑल, वो है 20,000 का। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज वो आपका है 15,000 का। कोई नोट नहीं करेगा, कोई नोट नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे फिर कोई नोट नहीं करेगा, नहीं लिखना किसी को, ठीक है। यह है 15,000 का। फिर करेंट एसेट है आपका 5,000 का। बताइए टोटल कितना आ रहा है? 40,000, 40,000। अब ये होल्डिंग कंपनी क्यों है पता है? सबसे पहला रीजन, इसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है। हमने किसी और कंपनी का शेयर खरीदा है, यस और नो, उसी कारण हम होल्डिंग है। चलिए अब सब्सिडरी का बैलेंस शीट बताता हूं आप लोग को। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, रिजर्व एंड सरप्लस 5,000, करेंट लाइबिलिटी 5,000, पीपी 8,000, करेंट एसेट 12,000। कितना आया टोटल? 20,000। टोटल आपका 20,000। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? ये हमारा एग्जाम्पल है 100% ओन्ड का। किसका? 100% ओन्ड का। मेरा पहला टास्क, सब्सिडरी कंपनी का आप नेट एसेट बताइए कितना आ रहा है। ऑब्वियसली 15। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो 5,000 है ना। और या तो तुम चाहे तो इस पोर्शन का भी तो फोकस कर सकते हो ना, ये 15,000। अब सुनना, तुमको ऐसा नहीं लगता कि दो आइटम यहां पर सेम है? इसका इन्वेस्टमेंट और इसका नेट एसेट, वर्ड चेंज कर रहा हूं। मतलब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी का पूरा नेट एसेट खरीद लिया, 100% ओन्ड। क्या है आप लोग का? 100% ओन है। तो अगर मैं यहां पास बोलूं ये इन्वेस्टमेंट और इधर की ये दो आइटम, ये दोनों के दोनों सेम है, एग्री? ये दोनों के दोनों सेम है। और ये मेरा है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी मेरा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा क्वेश्चन, कंसोलिडेशन कौन करेगा? होल्डिंग कंपनी। अब समझना, जब कंसोलिडेशन होगा कॉमन ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करना है आप लोग को। समझ आया कि नहीं आया? कॉमन ट्रांजैक्शन इसमें दो चीजें हैं, एक है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। जो हमारे कॉमन ट्रांजैक्शन है उनका कभी भी कंसोलिडेशन नहीं होता। लिखता हूं आप समझेंगे। तो यहां पास बोला गया है, सो इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट we need to eliminate parent company investment with subsidiary net asset। इसका मतलब होता है जेन्युइन में
पेरेंट कंपनी मतलब होल्डिंग के इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को सब्सिडियरी के नेट एसेट के साथ कैंसल करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? मतलब दोनों आइटम कैंसल हो जाएंगे कंसोलिडेशन में। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान समझना। तो इसका मतलब मैं एक लाइन में और बोल सकता हूं कि जितने भी कॉमन ट्रांजैक्शन है सबको एलिमिनेट करेंगे हम लोग। समझ आया सबको? मींस ऑल कॉमन ट्रांजैक्शन विल बी एलिमिनेटेड। जितने कॉमन ट्रांजैक्शन है आप लोग के एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं आप लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक बार बना के दिखाता हूं। चलिए तो ध्यान से देखना। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमारा सबसे पहले यहां पास आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अब एक चीज समझना, इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने किसको कैंसिल किया? इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी का आएगा, सब्सिडरी कंपनी का ये आइटम नहीं आने वाला कभी भी। समझ आया कि नहीं आया? और ये आइटम यहां से गायब होगा। पार्टली रहेगा तो भी मैंने बोला 100% करना है, अभी 100% सीखना है तुम लोग को। मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 30,000, रिजर्व सरप्लस आएगा 3,000 एज यूजुअल जैसा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा हो जाएगा 30,000, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा मेरा 3,000। अब बात करते हैं करेंट लाइबिलिटी का। करेंट लाइबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंपनी 7,000 एंड सब्सिडरी का 5,000, दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पास मैं लिखूंगा 7,000 प्लस 5,000, कितना आप लोग का? 12,000। वैसे ही सेम मैं यहां पास लिखूंगा आपके पीपी को। होल्डिंग कंपनी का पीपी है 20,000, सब्सिडियरी का 8,000। आप लोग को हमेशा नोट दिखाना पड़ेगा ऐसे, 20,000 प्लस 8,000 कितना होगा? 28,000। समझ आएगी ना? क्या इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आएगा? नहीं आएगा। जैसे वहां इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आया सब्सिडरी का, वैसे इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, दोनों चीजें कैंसल। क्लियर है बच्चे लोग? बच्चा क्या? करेंट एसेट। करेंट एसेट हमारा है 5,000 और 12,000। 5,000 प्लस 12,000 कितना होगा आप लोग का? हो जाएगा आप लोग का 17,000। टोटल करके देखो 45,000, 45,000। इसी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोला जाता है। ये 100% ओन का है ना। मतलब मैंने क्या किया पता है? उसके पूरे एसेट को अपने में जोड़ लिया। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? देखो जो कॉमन ट्रांजैक्शन है, इन्वेस्टमेंट और इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व हटाना पड़ेगा, बस उनको छोड़ के बाकी सबको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? यहां तक समझ आया? चलो लिखना चालू करो। एक काम करो, तुम लोग फोन निकाल लो, मैं टेलीग्राम में भेज देता हूं, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें पैरामीटर ऐसे बनाना पड़ेगा ना, स्क्रीन में नहीं दिख पाएगा। फोन ओपन कर लो सबको अभी। पेज मैंने 1 लिखा, उसको पहले नोट करना। कोई ऐसा जो फोन नहीं लाया वो स्क्रीन में देखेंगे, ठीक है? ये दूसरा, ये गया मेरा तीसरा। ठीक, जिनके पास फोन नहीं, यहां से देखो और जल्दी नोट करना है। ध्यान रखना होल्डिंग और सब्सिडी का बैलेंस शीट साथ में बनेगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली, दोनों का साथ में दिखना चाहिए, नोट में काम आएगा तुम लोग का। इतने विजिबल है ऑनलाइन? विजिबल है ना? ठीक है, जल्दी नोट करो।
ये फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग में टाइम पास मत करो तुम लोग, हाथ में खींचो चुपचाप, जल्दी। हो गया सबका होल्डिंग सब्सिडी बैलेंस शीट ऑनलाइन? So in consolidated financial statement, we need to eliminate parent company investment with subsidiary net asset. पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को सब्सिडरी के नेट एसेट कैंसिल करेंगे। आस्था कहाँ है? कहाँ है आस्था? विभा? डन। ऑनलाइन वालों को बचाया लग रहा है। यहाँ से हो जाएगा अनुष्का, जल्दी करो जल्दी। डन।
एवरीवन ऑफलाइन ऑनलाइन? जल्दी करो दिशा। समझ आया कॉन्सेप्ट कैसे कंसोलिडेशन होता है? ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग को जोड़ना है ना धीरे धीरे से। एक काम करता हूं, मैं पूरा तुम लोग को प्रॉपर लिखवाता हूं, घर में लिखने के लिए देना पड़ेगा क्योंकि यहां लग रहा है टाइम। तुम लोग प्रॉपर बैठ के घर में लिखोगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं पूरा यहाँ पास नोट्स बनवा देता हूँ तुम लोग को, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चले जिसको मैं लिखने बोलूंगा उसको तुरंत लिख लेना। ठीक है, जैसे कि अभी वाले टॉपिक को साथ में लिखना। तो यहां तक आपको एक चीज समझ आ गया कि हम जब कंसोलिडेशन करेंगे तो दोनों के फिगर कंसोलिडेट होते हैं, लेकिन सब्सिडियरी का जो इक्विटी और जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो नहीं आता, और होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट नहीं आता। समझ आया कि नहीं? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज ना। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल पाने के लिए क्या लागत होती है पता है? उसकी वैल्यू है 1,000 करोड़ की, मैंने दिया 1200, मतलब 200 का गुडविल, वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। उसकी वैल्यू थी 1,000, मैंने सिर्फ 600 रुपया दिया यार, 400 का कैपिटल रिजर्व। ये भी आपको कंप्यूट करके चलना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो चलिए यहां पास हम कॉन्सेप्ट लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इसमें हम करेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन एट द रेट डेट ऑफ एक्विजिशन। अब डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन हम लोगों ने शेयर खरीदा उस दिन कंपेयर होगा। जिस दिन हमने 50% से ज्यादा शेयर खरीदा वहीं से कंसोलिडेशन चालू होता है, उससे पहले नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पास हमको कंपैरिजन करना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। हमारे पुराने वाले क्वेश्चन में ना तो गुडविल है ना तो कैपिटल रिजर्व है। यस और नो? नहीं समझ आया? देखो, होल्डिंग कंपनी ने कितना रुपए दिया इन्वेस्टमेंट के बदले? 15,000। उनका एसेट का कितना वैल्यू था? 15,000। जितना था मैंने उतना ही दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व। अगर यही ये अगर 16,000 होता, अगर मान लेते हैं, तो क्या आता? 1,000 का गुडविल आता यार। अगर 16,000 होता तो हमको यही चीज कंप्यूट करना है। कौन से दिन में? डेट ऑफ एक्विजिशन में। ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। तो जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लिखेंगे साथ में, होल्डिंग पेड 1,200 करोड़ टू सब्सिडियरी फॉर 100% स्टेक। अभी पूरा आप लोग 100% के बारे में पढ़ रहे हो ना। और एस लिमिटेड का नेट एसेट है 1,000 करोड़। नेट एसेट कितना है आप लोग का? 1,000 करोड़ का है। अब बताइए गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है? गुडविल कितने का? 200 करोड़ का। और ये जो 1,200 करोड़ है इसको हम लोग लीगल टर्म में बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन।
सो 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200 करोड़, जो क्या होगा, गुडविल। एंड इफ नेट एसेट इज मोर देन परचेस कंसिडरेशन, तो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व। उस केस में हम लोग उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। यहां तक समझ आया सबको? तो जो हमारा गुडविल एंड जो कैपिटल रिजर्व है, इसी को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। डन बच्चे लोग, सिंपल है। गुडविल कहां दिखता है बैलेंस शीट में? एसेट साइड, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में। लेकिन हम लोग रिजर्व सरप्लस से अलावा दिखाएंगे अलग से, ताकि अलग से दिखे भाई कि हमारे में कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, चलिए डन। यहां तक स्टेप बाय स्टेप सब समझ आ रहा है? केशव सर, सर पकड़ के बैठा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक लॉजिक वाला क्वेश्चन। जरूरी है क्या कि मैं कंपनी को एक्वायर 1 तारीख को ही करूं? ओपनिंग में 2 तारीख को भी तो कर सकता हूं ना। क्या पता 14 फरवरी कर दूं तो? मैं किसी भी डेट पे एक्वायर कर सकता हूं। अब समझना एक पैरामीटर, ये मान लेते हैं ये मेरा पूरा साल है इतना, ठीक है। मैंने किया बीच में अगर एक्वायर, तो ये मेरा है प्री, ये मेरा है पोस्ट। ये पहले का, ये बाद का। पहले का निकालना पड़ेगा, बाद का भी निकालना पड़ेगा यार। यही इसी को बोलते हैं प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। क्या बोलते हैं इसको? प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन। अब तुम लोग का जो प्रैक्टिकल है यहां से चालू होने वाला है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझना, और यहां से तुम लोग लिखना छोड़ दो, अभी घर में लिखोगे इसको। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ध्यान रखना हमारा पीओवी क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमेशा होल्डिंग कंपनी रहेंगे, ठीक है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा वो होल्डिंग कंपनी रहेगा, ये ध्यान रखना है ना। हमेशा हम होल्डिंग कंपनी, हम ही कंसोलिडेट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2026 होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी का 80% एक्वायर किया। कितना? 80%। पहला क्या होल्डिंग है, क्या सब्सिडरी है? कंसोलिडेट कौन करेगा? होल्डिंग। हमको लफड़ा कब होगा? 1 के पहले की 1 के बाद की 1 तारीख को, 1 तारीख को, क्योंकि हमको उस दिन के फिगर चाहिए हम लोग को। समझ आएगी? जिस दिन तुम खरीदे हो उस दिन कंपनी का नेट एसेट क्या था, उससे मतलब है तुम लोग को। क्योंकि जिस दिन तुम खरीदे उस दिन मान लेते हैं उसका नेट एसेट था 1000 करोड़, हमने दिया 1200, तो 200 का गुडविल इसी दिन कंप्यूट होगा आप लोग का। तो कंप्यूटेशन मैंने यहां पास लिखाया है, कब होगा आप लोग का? डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन आप एक्वायर करोगे उसी दिन आप लोग को कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो सिंपल सा मैं आप लोग को एक स्लैब में समझाता हूं, और थोड़ा ध्यान से समझना इसको। ईयर कब चालू होता है बेसिकली? 1 अप्रैल। मेरे लिए चालू होगा 1 अप्रैल 25 से। 25-26 ईयर है एवरीवन। ये है मेरा पूरा साल, मान लेते हैं ये है मेरा पूरा ईयर। हमने इसको बीच में एक्वायर किया। डेट ऑफ एक्विजिशन कब? 1 जनवरी 2026, और ये है मेरा 31 मार्च 26। ये मेरा पूरा साल भर है एवरीवन। ये है मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन।
यहां मेरा है 9 महीना एक्विजिशन से पहले, एक्विजिशन के बाद 3 महीना। इतना सबको समझ आता है ना एवरीवन? ठीक, अब समझना, इतने तक के एरिया को हम बोलेंगे प्री, पहला। इतने तक को एरिया क्या बोलेंगे? पोस्ट। तो इसको हम लोग लीगल नेम दिए हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। हमारे लिए अगर ऐसा हम एग्जांपल बनाते हैं तो हमारे लिए 9 महीने का प्री एक्विजिशन पीरियड है। पोस्ट कितने का है? 3 महीने का। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अभी कोई नोट नहीं करेगा, एकदम आप लोग ध्यान समझना है। समझ आए कि नहीं आप बच्चे लोग? एवरीवन ठीक। अब बैलेंस शीट का डाटा कब मिलता है हम लोग को? या तो ओपनिंग मिलेगा या तो क्लोजिंग मिलेगा। बीच का कोई बैलेंस शीट नहीं बनाता भाई, जान लो। कोई बनाता है क्या 1, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को? कोई बनाता है क्या 1 जनवरी को? कोई नहीं बनाता। हमको बैलेंस शीट मिलेगा सर यहां का और यहां का, इन दोनों का बैलेंस शीट मिलेगा हम लोग को। समझ आया कि नहीं आया? इन दोनों के डाटा को देख के हम लोग को छांटना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? एक जेन्युइन सी चीज है। मान लेते हैं मैंने 10,000 रुपए कमाया, 10 नहीं 12,000 रुपए कमाया। कितना? 12,000 रुपए। एकदम सिंपल सा लॉजिक वाला आंसर बताना, ठीक है? मैंने 12,000 कमाया। हमारे केस में प्री का कितना होगा, पोस्ट का कितना होगा बताओ? 9 और 3। सिंपली बस वही करना है तुम लोग को। 9 और 3 कैसे आया? 12 महीना होता है टोटल। 9 महीने का प्री, 3 महीने का पोस्ट। 9 इधर का, 3 महीने का, बस इतना ही बांटना है तुम लोग को। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? अब एक चीज समझ, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन ना, पूरे साल भर में बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा आइटम है जो चेंज होता है पूरे साल भर में? थोड़ा सोचो, जो हर साल चेंज होगा ही होगा। वो क्या है पता है? वो सिर्फ प्रॉफिट है। अभी तुम लोग ध्यान समझना, जैसे तुम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाए हो, प्रॉफिट ड्यूरिंग द रहता है कि नहीं रहता है? या तो लॉस रहता है। तो वही एक एलिमेंट है जो आप लोग का चेंज होता है। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एग्जम्पशन लेके चलता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होने वाला। ओपनिंग भी 10 लाख था, क्लोजिंग भी 10 लाख रहेगा। आसान काम नहीं है भी इक्विटी शेयर इशू करना। बार बार करोगे क्या? बार बार नहीं कर सकते ना। तो एजम्पशन पहला रहेगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रहेगा आप लोग का। तो चेंज होता क्या? प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस चेंज होगा ना। जैसे कितना हुआ टोटल? 12,000 इस साल कमाए, तो 9,000 दिस साइड, 3,000 दिस साइड। समझ आया एग्जांपल के थ्रू? अब थोड़ा मैं ड्राफ्ट करता हूं इसी को। जैसे कि मैं यहां पास ओपनिंग का आप लोग को डाटा लिख के देता हूं। इस दिन मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख का। कितने का? 10 लाख का। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हो तुम लोग, वो था मेरा 80,000 का। कितने का था? 80,000 का। ठीक। अब मैं आपको लास्ट डेट का डाटा देता हूं। इस दिन मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख। ऑब्वियसली 10 लाख ही रहेगा, चेंज नहीं होता। इस दिन मेरा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। क्या समझते हो इससे? मतलब एक साल में हम लोगों ने 1,20,000 कमाया है। इसी को तो शायद प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोलते हो तुम लोग। यस और नो? रिजर्व एंड सरप्लस मतलब यहां पास प्रॉफिट है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है? एग्जांपल में अब देखो हमने कितना कमाया? 1,20,000। कैलकुलेटर उठाओ। वैसे नहीं उठाया बिना भी बता सकते हो। 90 और 30,000। प्री का 90, पोस्ट का 30। अब एक चीज समझना, देखो मैंने साल के बीच में उठाया। तुमको ऐसा नहीं लगता क्या कि 90,000 को भी नेट एसेट में जुड़ना चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन पे? क्योंकि मैं अगर इस आइटम को अगर लेने चले गया ना, ये तो ओपनिंग डेट का है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना है। चलो मान लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये तो 10 लाख का 10 लाख ही है ना ओपनिंग और क्लोजिंग में। ये 80 तो नहीं है भाई, ये 80 प्लस 90 है हमारे डेट पे। इसी को बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन में नेट एसेट निकालना। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? लिख रहा हूं, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? देखो, तो यहां पास अगर हम इन दोनों का अगर डिफरेंस समझें
तो हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन प्रॉफिट। कितने? 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। एवरीवन ठीक। तो अगर हम लोग का एक्विजिशन जो है साल के बीच में होता है कभी भी, तो हमको करना पड़ेगा टाइम एडजस्टमेंट। क्या करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट। इसका मतलब होता है जैसे कि मैं यहां करूंगा आप लोग का टाइम एडजस्टमेंट, तो यहां आप लोग का एक आएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक आपका आएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। टोटल साल भर का प्रॉफिट कितना था? 1,20,000 इंटू प्री में कितना पीरियड? 9 महीना। 9 / 12 आएगा 90,000। 1,20,000 इंटू 3 / 12 कितना आएगा तुम लोग का? 30,000। इसको बोलते हैं टाइम एडजस्टमेंट। हर बार जब कंपनी का एक्विजिशन साल के बीच में होगा टाइम एडजस्टमेंट निकलेगा। अच्छा मैं 1 अप्रैल को करता तो जो बैलेंस है वही माना जाएगा ना, उसी को डेट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। तो अब हमको डेट ऑफ एक्विजिशन पे नेट एसेट चाहिए। समझ आएगा क्या चाहिए हमको? नेट एसेट। सर क्यों निकाले सर हम नेट एसेट? जरूरत ही क्या पड़ेगा? मैं बताता हूं क्या जरूरत पड़ेगा। क्योंकि तुमको गुडविल निकालना है। डेट ऑफ एक्विजिशन का मुझे सबसे पहले नेट एसेट चाहिए, मैं वही निकाल के दे रहा हूं तुम लोग को। परचेस कंसिडरेशन तो तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा भाई, 1,500 जैसे 15,000 था। हमको तो मेन इसको निकालना है, नेट एसेट को। समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले फोकस डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या होगा? डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं यहां पास आप लोग को बोलता हूं कि वी नीड टू कंप्यूट नेट एसेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन में मुझे नेट एसेट को कंप्यूट करके चलना पड़ेगा। तो पहला एजम्पशन का इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज होता है? होता है? नहीं होता। एजम्पशन है जब तक क्वेश्चन में अलग से नहीं बताएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरा 10 लाख ही रहेगा। अब एक चीज समझना, मेरा ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 80,000। ऐड करूंगा मैं यहां पास प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बेस्ड ऑन टाइम एडजस्टमेंट। कितना? 90,000। तो मेरा आ जाएगा टोटल नेट असेट। कितना आया? एक नहीं, 11,70,000। ये हो गया मेरा नेट एसेट। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन यहां एकदम सिंपल सा है। एक बार ना तुम लोग पूरे फिगर को देख के वापस से कंप्यूट कर लो खुद से। एक बार समझ लो इसको। इक्विटी में जो चेंज होगा उसको लेंगे। जैसे वो खुद बताएगा 1 लाख है कि 2 लाख है, लेकिन इक्विटी चेंज नहीं होगा, तुम्हारे पूरे सिलेबस में चेंज नहीं होगा। तो समझना ही नहीं हम लोग को। समझ आया? मेरा ना जो रिजर्व एंड सरप्लस 80 था वो 1,20 हो गया। क्या कारण हो सकता है यार 2 लाख होने का? रिजर्व एंड सरप्लस एक ही कारण से बढ़ता है, प्रॉफिट होता है यार। यस और नो एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ा तो इस साल का 1,20,000 प्रॉफिट हो गया। तो भैया 1,20,000 का प्रॉफिट। अच्छा एक जेन्युइन चीज बताना, मैं प्रॉफिट कब कमाया हूंगा? 1 जनवरी के बाद कमाया होगा कि 1 जनवरी से पहले कमाया होगा? तो पूरे साल भर कमाया होगा भाई। इफ नो डाटा इज प्रोवाइडेड, मैं पूरे साल भर कमाया हूं, जिसको बोलते हैं इवनली थ्रू आउट द ईयर। कोई दिमाग नहीं लगाना है ना कि हो सकता है ना सर अप्रैल महीना में ज्यादा कमाए होंगे, सर हो सकता है मार्च में कमाए होंगे। नहीं लगाना है दिमाग। ऐसा समझना कि प्रॉफिट हर साल पूरे कॉमन कमाए हो तुम लोग। तो बांट देना, आप एडजस्ट कर लेना यार। नेट एसेट कितना हुआ? नेट एसेट टोटल 11,70,000। क्लियर है यहां तक एवरीवन? मैं लगाता हूं यहां पर स्टॉप। अब सुनना, मैं कितना परसेंट स्टेक करता हूं अभी हमारे एग्जांपल में? 80%। देखो मेरे एग्जांपल में कितना था? 80%। तो इट नेट एसेट का मेरा 80% काम का है, और जो 20% है ना वही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। थोड़ा मैं क्लैरिफाई करता हूं। देखो इसके होंगे दो हिस्से, एक आपका जाएगा 80%, एक जाएगा 20%। ये जो 80% है
कितना आएगा? 9,36,000। ये हमारा जाएगा कंप्यूटेशन में। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कंप्यूटेशन में जाएगा। और ये 20% कितना आ रहा है? 2,34,000। ये क्या है पता है तुम लोग का? ये है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सिंपल, पेज पलटो और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ के बताओ मेरे को क्या है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का मैंने 20-20% लिखा था वहां, वही है देखो। सर आप तो अलग अलग लिखवाए थे, अलग अलग कर लो कंप्यूट, उतना ही आएगा। इसका भी 20% है, इन दोनों का भी 20% है, वही आप लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएगा। समझ आया किड्स? एवरीवन, यस और नो? चलिए ठीक है। कुछ कुछ एजम्पशन है, मतलब आप कभी भी सॉल्व करोगे तो एजम्पशन लेके चलना पड़ेगा आपको। बताता हूं क्या क्या एजम्पशन है। एजम्पशंस, सबसे पहला, प्रॉफिट आप लोग का इवनली थ्रू आउट द ईयर अर्न होगा, मतलब हर साल कॉमन, मतलब आप लोग को बीच में फ्लक्चुएट नहीं करना है प्रॉफिट को। प्रॉफिट्स आर अर्न इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब सेम प्रोपोर्शन में आप लोग अर्न करोगे। ओके। दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं होने वाला अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड। क्वेश्चन में अगर अलग से बोला कि आपने नया शेयर अगर इशू किया है तो बात अलग है, और भगवान से दुआ करना कि ऐसा हो भी मत, लफड़े में फंस जाओगे। नो मूवमेंट इन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई मूवमेंट नहीं है अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज। क्वेश्चन अगर तुम लोग को अलग से अगर बोलता है तो मान लेना, अदरवाइज नो। समझ आए सबको? एवरीवन? ठीक। तीसरा, नो मूवमेंट इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी कोई मूवमेंट नहीं होगा अनलेस दी क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर बोल दिया तो फिर मूवमेंट होगा किसमें? फिर प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल सा लॉजिक। तो चौथा बोलता है ऑलवेज मूवमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग का हमेशा मूवमेंट होते रहेगा। समझ आ गया बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? ठीक है, यहां तक। ये आप लोग को मैं एक बार, आप ओवरव्यू कर लो इसको, आपको मैं भेजूंगा इसको लिखने के लिए, बट एक बार ओवरव्यू जरूर करें। अब प्रैक्टिकल चालू हो चुका है ना तुम लोग का कि कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ ठीक है, वापस बता देता हूँ, तो ध्यान से समझना। पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसको बोलते हैं बताओ? जिसमें हम कंट्रोल नहीं रखते। समझ आया? तुमको ना डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ना नेट एसेट निकालना है, इतना समझ आया? उस नेट एसेट का मैंने सिर्फ 80% खरीदा है, 20% तो मैंने खरीदा ही नहीं है। तो जितना डेट ऑफ एक्विजिशन का नेट एसेट होगा उसका जो 20% होगा वो माइनॉरिटी है। मान लेते हैं मैंने 60% खरीदा, तो माइनॉरिटी कितना आएगा? 40%। 40% कर देना, अगर सिंपल सा लॉजिक है। मतलब तुम्हारा मेन टारगेट डेट ऑफ एक्विजिशन का नेट एसेट निकालना पड़ेगा तुमको। मतलब तुमको डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, तुम कितना शेयर होल्ड कर रहे हो वो चाहिए, और नेट एसेट चाहिए, तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? ठीक। अब ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, सर ये 1,20,000 तो ठीक है, उसका 90 तो सेटल हो गया, 30 का क्या करना है? 30 का क्या करना है भाई? लॉजिक एकदम सिंपल समझना। अब मैंने एक्वायर कर लिया, ठीक है, मेरा कितना परसेंट स्टेक है?
80%। तुमको ऐसा नहीं लगता कि 30,000 का 80% मेरा प्रॉफिट हो जाना चाहिए अब? क्योंकि मैंने अब तो एक्वायर कर लिया ना, अब तो मेरे हिसाब से काम चल रहा है भाई। तो 30,000 का 80% कितना होता है? ये 24,000 जो है ना, मेरे बैलेंस शीट के प्रॉफिट में जुड़ेगा, मेरे बैलेंस शीट के प्रॉफिट में, क्योंकि अब तो मेरा हिस्सा हो गया ना। और 20% कहां जाएगा? जिसका 20% माइनॉरिटी में जाके ऐड हो जाएगा, सिंपली सी बात है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, अभी मैं जितना तुमको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट बनाओगे बस तुम लोग, एक बार में आंसर निकल जाएगा। एक ही फॉर्मेट बनाओगे बस, वर्किंग नोट, जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ नेट एसेट ऑन अ डेट ऑफ एक्विजिशन। एक एक वर्किंग नोट बनाएगा, आज नहीं बनाएंगे तो कल बनाएंगे, बट फिर भी यहां तक समझ आया एवरीवन? तो अब मैं पूरे डाटा को एक और नोट बना के आप लोगों को पूरा मैं अलग अलग कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चल रहे हैं तो उसको खत्म करना जरूरी है। तो वही मैं पीरियड को वापस से क्लासीफाई कर देता हूं। हमने एक्वायर कब किया था? 1/4, सर वाह, 1/1/25 को एक्वायर किया था। 1/4/25 को ओपनिंग है। हाँ 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 हाँ। अच्छा तुम लोग बता रहे थे, ठीक है। मैंने एक्वायर किया था 1/1/26 को। डेट कब क्लोज होता है? 31/3/26 को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट जनरली बनता कब है? या तो इधर या तो उधर, मतलब या तो ओपनिंग हो गया तो क्लोजिंग हो, बीच का तो नहीं मिलता ना, वही तो गड़बड़ है ना। ठीक, तो जो इधर के जो मेरा डाटा होगा उसको प्यार से क्या बोलोगे? प्री बोलोगे सर। इधर को क्या बोलोगे? पोस्ट बोलेंगे सर। हमारे पुराने एग्जाम्पल के हिसाब से यहां तुम्हारा आया था 90,000, और यहां कितना आया था? 30,000। क्लियर है? मैं डेट ऑफ एक्विजिशन तीनों में से कौन से डेट में कंप्यूट करूंगा? सर आप तो खुद ही बोल दिए डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन खुद वही है, नेट एसेट इस दिन कंप्यूट करना है तुम लोग को। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या है मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन? इसी दिन मुझे नेट एसेट कंप्यूट करना है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, कितना आया था नेट एसेट मेरा? 11,70,000। तो मतलब ये जो 90,000 है, क्या इसमें इंक्लूडेड है? यस, इंक्लूडेड इन नेट एसेट। ये नेट एसेट में इंक्लूडेड है आप लोग को, मैंने किया था इंक्लूड। प्राची, सबको समझ आया ना? ठीक। अब ध्यान समझना, ये इक्विटी अप्रोच में आया ना नेट एसेट। अब चाहे तो एसेट अप्रोच में भी जा सकते हैं। कैसे जाते हैं हम लोग एसेट अप्रोच में? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। मैंने भी कैसे कंप्यूट किया है? शेयर होल्डर फंड, वही किया ना मैंने। आप चाहो तो रिवर्स में भी जा सकते हो। तो इसके अब होंगे दो हिस्से, जैसे मैंने बताया आपको। एक 80% जाएगा पेरेंट को, पेरेंट कंपनी को, और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जाएगा, जो 20% है। समझ आया? तो इसके बेसिस में अब हम लोग कंप्यूट करेंगे आप लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी ऑफ पेरेंट शेयर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। अब आपको समझ आया होगा इसका मतलब। सब्सिडियरी कंपनी का नेट एसेट, वो भी 80%, कौन से दिन पे? डेट ऑफ एक्विजिशन में। जितना आएगा वही आप लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बच्चे लोग? एवरीवन, जैसे कि मान लेते हैं 11,70,000 है, 80% कितना आएगा? 9,36,000। मैंने मान लेते हैं 12 लाख रुपए दिए। गुडविल आएगा कितने का? माइनस कर लो भाई, कैलकुलेटर में कर लो भाई, कर लो। 2 लाख तो नहीं आएगा भाई, 2,64,000। ये है मेरा गुडविल। 64 ही लिखा है। समझ आया बच्चे लोग? आया यहां तक? ये आपको कंप्यूट करते चलना पड़ेगा, एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं, एकदम आसान है, सही बोल रहा हूं, इस बार झूठ नहीं, ठीक है? ओके, अब ये तो सिंपल है। इस 30,000 का क्या, इसको इग्नोर भी तो नहीं कर सकते भाई, इसको इग्नोर करेंगे तो बुरा मान जाएगा। हम इसको बोलते हैं
पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसके भी दो हिस्से, 80% और 20%। तुमको पता है कि 20% क्या होने वाला है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन? तो मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा डाटा है, ठीक है, इसमें मुझे बता पाओगे कि हमारे बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना जाएगा? कैलकुलेट उठाओ, सबको कैलकुलेटर उठाओ। पहले का माइनॉरिटी बताओ कितना आ रहा है, पहले केस का 11,70,000 का 20%, 2,34,000। ठीक है, 2,34,000 और इसका 20% कितना आया? हमारे बैलेंस शीट में 2,40,000 जाएगा। समझ आए बच्चे लोग, एवरीवन? प्रोसेस सिंपल है, मैं पहले ही बता रहा हूं, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। क्लियर है? 80% का बता रहा हूं मैं, यहां पास, यहां तक क्लियर है? ये जाएगा हमारे मतलब होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा भाई, क्योंकि उनका प्रॉफिट है वो, हमने पैसा लगाया, हमने प्रॉफिट कमाया। समझ आया कि नहीं आया? तो ये आप लोग का होगा पेरेंट शेयर, जो आप लोग का जाएगा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। समझ आया कि नहीं? कहा जाएगा तुम लोग का कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। सर आप तो एक बात बताए थे ना कि सब्सिडियरी का रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आता। यस, 100 बात की एक बात, नहीं चाहेगा। जैसे मैंने 15,000 को नहीं लिखा था, यहां भी नहीं आएगा, लेकिन प्री वाला नहीं आएगा ना, पोस्ट का तुम्हारा जो 6,000 आया था वो तो आएगा ना। तो उसका आप लोग कंप्यूटेशन कैसे करोगे? देखो, पेरेंट रिजर्व एंड सरप्लस, जो उनका रिजर्व एंड सरप्लस है, प्लस पेरेंट शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। डन बच्चे लोग? ऐसे करने पे आप लोग के दोनों एलिमेंट बाहर हो जाएंगे।